कपूर जी और उद्घोषिका महोदय, मैं ऐसे माहौल में बोलने का आदी नहीं हूँ। इधर से शोर हो रहा है और मैं आयोजकों से शिकायत करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम गैलरी में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आए हो हमारी आवाज़ का जादू देखने के लिए, तो मैं जादू आपको अपनी आवाज़ का कैसे दिखाऊँ? ये इतना शोर इधर हो रहा है, इसमें ये संभव नहीं। खैर, अब आयोजन आपने ऐसा किया है कि किया है। इस दौर में अक्सर शाम ढले यादों का मेला लगता है। आपकी दया से 89 साल का हो गया हूँ और 90वें वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ 14 नवंबर को। तो इस दौर में अक्सर शाम ढले यादों का मेला लगता है। कुछ शोर में चुप हो जाता है, कुछ भीड़ में तन्हा लगता है। क्या खोया है, क्या पाया है, जब अपने हिसाब लगाती है। दिल बेचारा सहमा सहमा सा, डरा डरा सा तकता। ये जो पुस्तिका आपके सामने है, जिसका विमोचन किया गया है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको गुदगुदाएंगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पुस्तिका को आप अवश्य पढ़ें यदि आप आकाशवाणी लखनऊ को जानना चाहते हैं। आकाशवाणी लखनऊ ने कई मामलों में पहल की। मुझे याद है मैं सन 49 में ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर के रूप में आया था। 1948 में ड्रामा वॉइस के रूप में मेरा अप्रूवल हो गया था। 50 में रुड़की में एक एग्जीबिशन हुई थी ऑल इंडिया। उस एग्जीबिशन में ऑल इंडिया रेडियो ने एक स्टूडियो बनाया था बाकायदा, और 15 दिन उस स्टूडियो से प्रसारण हुआ था हर प्रकार का, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, एवरीथिंग। वो मैं 15 दिन के लिए रुड़की गया था। एक तो पहल ये थी। दूसरी पहल हुई है 1949 में रेडियो वीक बनाया जाने लगा आकाशवाणी लखनऊ में। आकाशवाणी के माइक्रोफोन को स्टूडियो के सुरक्षित वातावरण से निकालकर खुली हवा में लाकर और आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख वो सारे तिलिस्म, वो सारे राज खोल दिए गए जो हम स्टूडियो में अपनी आवाज़ की दुनिया में बनाते हैं। ये भी पहल आकाशवाणी लखनऊ के हुई। तीसरी बात और है जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। आपको शायद मालूम नहीं, आकाशवाणी में 2 प्रकार के कर्मचारी हुआ करते थे। एक प्रशासक, सरकारी नौकर जिन्हें हर प्रकार का भत्ता मिलता था, और एक कलाकार मेरे जैसे जिन्हें स्टाफ आर्टिस्ट कहा जाता था, और हम लोग ठेके पे रखे जाते थे 1-1 साल के ठेके। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम अगर ठीक है तो 5 रुपए का इंक्रीमेंट, काम अगर बहुत ठीक है तो 10 रुपए का इंक्रीमेंट, और अगर काम ठीक नहीं है तो बाहर का रास्ता। तो आकाशवाणी के माइक्रोफोन को स्टूडियो के सुरक्षित वातावरण से बाहर लाकर
श्रोताओं के सम्मुख वो तिलिस्म और आवाज़ की दुनिया का जो भी कुछ जादू था उसको सबके सामने प्रकट करने का श्रेय भी आकाशवाणी लखनऊ को जाता है। रेडियो वी के सिलसिले में ये बनाया गया। पूरे 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होते थे। रवई काका कौन है, पलटू झपेटे कौन है, ये सब पता चलता था। राजहंस कौन है जो खतों के जवाब देते हैं, दीदी कौन है, बच्चों के प्रोग्राम में बाल संघ में भैया कौन बनता है, चाचा कौन बनता है और दीदी कौन बनती है, ये सब इसका राज खोल दिया गया। और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चला करता था और लखनऊ की जनता, लखनऊ के विशिष्ट अतिथि इसमें पधारते थे और रेडियो का सारा जादू जो हम लोग अंदर रचा करते थे आवाज़ की दुनिया का, वो सब हमने प्रकट कर दिया था। मैं समझ सकता हूँ कि नवनीत ने कितनी मेहनत की होगी वो सब संगठित करने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि आज से 50-55 साल पहले जब आकाशवाणी लखनऊ की रजत जयंती मनाई जानी थी, उस समय मैं आकाशवाणी क्लब का सेक्रेटरी था। तो स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे आदेश दिया कि मैं वो सारा विवरण एकत्र करूं जो अप्रैल 1938 में घटा था। मैंने सारा लखनऊ का ऑल इंडिया रेडियो के सारा रिकॉर्ड छान मारा, लेकिन मुझे डिटेल वो नहीं मिली। यही कंफर्म नहीं हो पाया कि किस डेट से आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था। अप्रैल के महीने हुआ था ये तो सच है, लेकिन पहली तारीख को हुआ था, 2 को या 3 को इसकी कंफर्मेशन आकाशवाणी में किसी भी फाइल में कहीं पर भी अंकित नहीं थी। यही स्थिति आज तक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि नवनीत ने कितनी मेहनत की होगी इस पुस्तिका में जो विवरण आपको मिलेगा वो एकत्र करने के लिए। एक बात और है, जहाँ एक और माइक्रोफोन को स्टूडियो के सुरक्षित वातावरण से निकालकर खुली हवा में लाने का श्रेय आकाशवाणी लखनऊ को है, एक और उसने अपना सामाजिक दायित्व निभाया था। हम लोग स्टाफ आर्टिस्ट थे, ठेके पर रखे जाते थे 1-1 साल के, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके विरुद्ध पहली आवाज़ 1949 में उठाई गई और बहुत ही बेरहमी से उस आवाज़ को दबा दिया गया। यद्यपि देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन मानवीय अधिकारों के प्रति अभी सचेत नहीं हुआ था और 49 में ये आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन ये आग सुलगती रही और सन 59 में दोबारा ये आग भड़की और इस इशू को फिर उठाया गया कि आकाशवाणी के कलाकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो विसंगति है, वो दूर होनी चाहिए। मैं उसमें शामिल नहीं था क्योंकि मैं सन 49 में देख चुका था कि कितनी बड़ी दमन हुआ है उन लोगों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन मैं उसमें अब प्रत्यक्ष रूप से लपेट लिया गया। कैसे? मुझे एक बहुत बड़े आकाशवाणी के बहुत बड़े स्वर ने उससे कहा कि पंडित, ये आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट जो है मीटिंग करना चाहते हैं, इनको जगह नहीं मिल रही है, क्या तुम अपना घर का एक कमरा दे दोगे, वहाँ ये मीटिंग कर दें। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं है, मैं इस आंदोलन में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मीटिंग तो मैं करने दूँगा। मेरे घर में मीटिंग हो गई और दूसरे दिन स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या वो मीटिंग आपके घर पर हुई थी? मैंने कहा जी हाँ, मेरे घर पर हुई थी। तो मुझे देश से निकाल दिया गया, एक प्रकार से मद्रास भेजी ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि मेरा कसूर केवल इतना था
कि मैंने अपने घर का एक कमरा उस मीटिंग के लिए उनको दिया था। तो मैं समझ सकता हूँ कि नवनीत जी ने कितनी मेहनत की होगी इस पुस्तिका में जितना विवरण दिया हुआ है उसे संग्रहित करने के लिए। तो आज इंदिरा जी का जन्मदिन है। आप कहेंगे इंदिरा जी के जन्मदिन से आकाशवाणी लखनऊ का क्या संबंध है, उनकी चर्चा आप क्यों कर रहे हो? मैं उसका भी जिक्र आपको करना चाहूँगा। सन 61 में मैं आकाशवाणी मद्रास से समाचार न्यूज़ रील का एडिटर होकर दिल्ली आया। मुझे आदेश मिला कि मैं इंदिरा जी को इंटरव्यू करने जाऊँ। वो सोवियत संघ से वहाँ के दौरे से लौटी थी। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि क्या आप कम्यून या यूथ सेंटर गई हैं? इंदिरा जी भर गई। अब उनसे कहने लगी क्या आप समझते मैं बहुत मस्ती करने गई थी सोवियत में? मैंने कहा मेरी क्या मजाल है, मैं मामूली स्टाफ आर्टिस्ट हूँ। अभी आप टेलीफोन कर दें डायरेक्टर जनरल को, मैं अभी निकाल दिया जाऊँगा। कहे ये कैसे हो सकता है आज़ाद हिंदुस्तान में? मैंने कहा ये होगा, आप करके चाहे देख लीजिए अभी। तब उनको मैंने सारी डिटेल बताई थी कि स्टाफ आर्टिस्ट नाम की चीज़ कैसी क्या होती है, और वो उनके दिमाग में रही। और जब पंडित जी का निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसमें इंदिरा गांधी जी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मंत्री बनी। और पहला काम जो उन्होंने ये किया कि स्टाफ आर्टिस्टों की इस विसंगति को दूर किया और हमें वो सारे भत्ते आदि और वो सारी प्रतिष्ठा मिलने लगी जिसके हम अधिकारी थे। रातों रात हमारी तनख्वाह दुगनी हो गई थी। मैं इसलिए इंदिरा जी का भी स्मरण करना चाहूँगा। धन्यवाद पंडित जी। आदरणीय यज्ञेंद्र पंडित जी के साथ के संस्मरणों को ये शेयर करना बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। और जितना समय हमें मिला था, जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि जितनी सांसें या जितने कौर वो बख्शता है